नेशनल क्रिकेट से संन्यास, 106 टेस्ट में 537 विकेट के साथ भारत के दूसरे सबसे सफल बॉलर। कल राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। गृह मंत्री ने कहा था कि आजकल बार बार अंबेडकर का नाम लेने का फैशन चला हुआ है, अगर इसकी जगह भगवान का नाम लिया जाए तो 7 बार स्वर्ग मिल जाए। इस पर आज संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। यही नहीं, संसद भवन में विपक्षी सांसदों ने धरना प्रदर्शन भी किया। हालांकि इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी कि गृह मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी लंबा पोस्ट लिखकर ये बताया है कि बाबा साहेब का अपमान कांग्रेस ने किया है। बीजेपी ने वंचितों और शोषितों के लिए सबसे ज्यादा काम किए हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं अमित शाह ने राज्यसभा में क्या कहा था। चिर परिचित अपनी पुरानी नीति पर कांग्रेस आई है और उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। साथ ही आपको दिखाते हैं कि अमित शाह ने राज्यसभा में क्या कहा था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि कांग्रेस अंबेडकर का अपमान छिपा नहीं सकती। बाबा साहब के लिए हमारा सम्मान सर्वोपरि है। अगर कांग्रेस और उसका बेकार हो चुका तंत्र ये सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ, उनके कई सालों के कुकर्मों, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के पापों की सूची में शामिल है उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनाव में हराना। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार करना, संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर को गौरवपूर्ण स्थान न देना। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री ने अंबेडकर का अपमान नहीं किया है, असल में उन्होंने बाबा साहब के प्रति कांग्रेस के ढोंग को उजागर किया है। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसका एक छोटा सा क्लिप निकल करके तोड़ मरोड़ करके उसको वायरल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो गलत काम कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी कल बहुत साफ शब्दों में पूरा अच्छी तरह से बताया कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जी किस तरीके से उनको तिरस्कार किया, अपमानित किया, उसको वर्णन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है और वो देश से माफी मांगे और इस्तीफा दें। हम वो उस वक्त खामोश बैठे और उसके बाद में जब आज शुरू होता ये सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। आरजेडी नेता मनोज झा का कहना है कि बाबा साहब के प्रति बीजेपी की असली सोच वही है जो अमित शाह के बयान से उजागर हो गई है। पूरे देश में आम आवाम उद्वेलित है। वाक्य क्या था उनका? अंबेडकर जितना करते हो, अगर भगवान का नाम लिया तो स्वर्ग मिलता। स्वर्ग नहीं चाहिए भाई, धरती पे स्वर्ग चाहिए।
धरती पे स्वर्ग चाहिए और वो उसी विचारधारा से हासिल होगा जिस विचारधारा को आप अंदर से नापसंद करते हैं। दिल की बात जुबान पे आई, लेकिन माफी तो मांगनी पड़ेगी। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कहा है कि ज़्यादातर पार्टियों का अंबेडकर प्रेम सिर्फ दिखावा है, लेकिन अमित शाह के बयान से वंचित समाज में गुस्सा है। हालांकि ये भी सच है कि बहुत सारी पार्टियों का जय भीम सिर्फ दिखावा है, चुनावी दिखावा, क्योंकि जब उनकी सरकारों में उनको मौका मिलता है कि वो जय भीम और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने काम करे तो वहाँ वो चूक जाती। तो ये बड़ा दुखद है। सिर्फ दिखावे के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक बड़ी चिंता जो है, कल से जो राज्यसभा में होम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, हालांकि उनका जो बयान था वो पूरे रूप से वो कांग्रेस पे एक हमला था, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया उससे एक बड़ा आक्रोश जो है हक वंचित समाज में, उनमें गहरी चिंता है। आखिर किसने किया बाबा साहेब का अपमान और देश की राजनीति पर इसका क्या असर होगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और मुंबई से एक बुरी खबर आई है। मुंबई के पास समंदर में आज फेरी और नेवी की बोट में टक्कर हो गई। फेरी में 85 लोग सवार थे। 77 लोगों को राहत कर बचा लिया गया है। बाकियों को अभी बचाने का मिशन जारी है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के नज़दीक ये घटना हुई है। नाव में 85 यात्री सवार थे। एक व्यक्ति की मौत की खबर भी आई है। दरअसल ये बोट टूरिस्ट को एलिफेंटा लेकर जा रही थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी घटना पर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा है कि फिलहाल यात्रियों के रेस्क्यू का काम चल रहा है। और इस मुद्दे पर बात करते हैं हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता हमसे जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या अपडेट है? मनोज, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो एक फेरी बोट है जो एलिफेंटा से मुंबई की तरफ आ रही थी दोपहर तकरीबन 3:15 बजे के आसपास, और 3:45 बजे के आसपास जो इंडियन नेवी बोट की स्पीड बोट होती है उसकी कुछ तकनीकी खराब हुई। आने की वजह से स्पीड बोट का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे फेरी बोट से टकरा गई। फेरी बोट में 85 लोग सवार थे, 80 उसमें टूरिस्ट थे और 5 उनके क्रू मेंबर थे। फेरी बोट टकराने के बाद उसमें जो डैमेज हो गई पूरी बोट और धीरे धीरे वो समंदर में डूबने लगी। हालांकि राहत की बात यह रही कि आसपास जो बड़े बोट थे उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कई सारे लोगों को उसमें बचाया। जो जानकारी ऑफिशियल जानकारी मिली है मनोज, 77 लोगों को अभी तक सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 5 से 6 लोग जो अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं, एक की मौत हो चुकी है। तो इस पूरे मामले में अब जांच बैठा दी गई है कि आखिरकार नेवी की स्पीड बोट से ये हादसा, इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, कौन लोग इसके पीछे हैं, बोट में क्या तकनीकी खराबी आई थी, इसकी पूरी जांच होगी। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में जो सीएम देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने नागपुर विधानसभा में स्पीकर के सामने बयान दिया है कि हादसा हुआ है, बोट नेवी की थी, कई लोग अभी भी लापता है, उनका सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और जो भी घायल है उनको हर संभव मदद की जाएगी। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक। बहुत ही दुखद घटना है ये मुंबई से। खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के बाजार की। बाजार में लगातार तीसरे दिन बिकवाली का दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 502 पॉइंट गिरा, निफ्टी 137 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। निफ्टी बैंक करीब 1.5% फिसल कर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली रही और डिटेल बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन भी हमें लाल रंग के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। अगर अब देखें कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा, निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर में सबसे पहले नाम आता है ट्रेंड का, जहां पे 2.5% का इजाफा देखने को मिला। डॉक्टर रेड्डी लैब में 0.3%, एट द सेम टाइम सिप्ला में 0.2% और विप्रो में करीब 1.5% की बढ़त आज के सत्र में देखने को मिली। लूजिंग पॉकेट में सबसे पहले नाम आता है टाटा मोटर्स का, जहां पे 3% की गिरावट थी। पावरग्रिड में 0.3%, बीएल में 2.25% और साथ ही साथ एनटीपीसी भी करीबन 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप में देख लेते हैं कि बढ़ने वाले कौन से रहे। भारतीय हेक्साकॉम में करीबन 7% का एक अपसाइड मोमेंटम रजिस्टर किया गया है। आईजीएल 7.5%, मैनकाइंड फार्मा में हमें करीबन 0.6% और ऑरबिंदो फार्मा में भी करीबन 3% का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो एनएमडीसी में 6% का डाउनसाइड, फेडरल बैंक एट द सेम टाइम 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। यही नहीं बल्कि मैसगॉन डॉकशिप में भी करीबन 4% का डाउनसाइड और एनएलसी इंडिया करीबन 0.4% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया है।
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस खरीदना जल्दी सस्ता हो सकता है। हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया जा सकता है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को सौंप दी है। 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होने वाली है, तभी इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। बाकी डिटेल्स, एक्सक्लूसिव जानकारी बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस खरीदना जल्द ही सस्ता हो सकता है, क्योंकि इसके इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाला जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। दरअसल इस मुद्दे पर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस रिपोर्ट में कहा है कि जितने भी 5 लाख रुपए तक के सम अश्योर्ड वाले इंश्योरेंस हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, उस पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया जाना चाहिए। साथ ही जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए जीएसटी को पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए, यानी कि इसके इंश्योरेंस प्रीमियम पर जितनी भी जीएसटी लगती है उसको हटा दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के लिए भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा है कि इस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, इन सभी पर आने वाले दिनों में जीएसटी में कटौती होने वाली है। और ये फैसला 21 दिसंबर को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक जैसलमेर में होने वाली है उसी में होगा, उसमें इस पर अंतिम फैसला होगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में 21 दिसंबर को हो सकता है। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों का मुफ्त इलाज होगा। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। लिथियम, निकेल और कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सरकार इंसेंटिव दे सकती है। सरकार जल्द ही 30,000 करोड़ रुपए का नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च कर सकती है। खबर की डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, एक स्ट्रैटेजिक मिशन तैयार किया है सरकार ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, एनर्जी स्टोरेज को लेकर। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जिसकी जो घोषणा है वो बजट में की गई थी, अब इसका ड्राफ्ट तैयार है और अगले कुछ दिनों में इसे कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है मंजूरी के लिए। एक 360 डिग्री सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। भारत में जो क्रिटिकल मिनरल का इकोसिस्टम है, लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे जो मिनरल्स हैं, उनके एक्सप्लोरेशन से लेकर माइनिंग से लेकर चाहे वो इंडिया के अंदर हो या फिर ओवरसीज़ माइनिंग हो, इनको प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी हमारे पास अभी नहीं है, तो प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी को विकसित करने के लिए इंसेंटिव दिया जा सकता है। इसके अलावा एंड ऑफ लाइफ जो है रिसाइकलिंग, उसको प्रमोट किया जा सकता है। बैटरीज के अंदर भी बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है, तो उसके लिए एक PLI जैसी कोई स्कीम इस मिशन के अंदर डाली जा सकती है। 6 साल के लिए ये स्कीम होगी। कुल मिला के लगभग 30,000 करोड़ तक खर्च कर सकती है सरकार। इसमें एक छोटा सा हिस्सा माइनिंग मिनिस्ट्री का होगा। ड्राफ्ट तैयार है, अगले कुछ दिनों में इसे जो है कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपके पास अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से मिस कॉल आ रही है तो भूल कर भी कॉल बैक करने की गलती ना करें। दरअसल इसमें से कई नंबर सैटेलाइट फ़ोन के हैं जिन पर कॉल बैक करने से आपको एक्स्ट्रा बिल भरना पड़ सकता है। खबर पर डिटेल जानकारी दे रहे हैं आसिम मनचंदा। आजकल लोगों को अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं और इन नंबरों के जरिए उनसे फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस बीच एक नया फ्रॉड सामने आया है। लोगों को अंतर्राष्ट्रीय नंबर से मिस कॉल दी जाती है। अगर आप उस नंबर पर कॉल बैक करते हैं तो आप बिल शॉक का शिकार हो सकते हैं। इनमें से कई सारे नंबर
प्रीमियम नंबर है, ये सैटेलाइट फोन्स के नंबर है। इन पर कॉल करने के लिए आपको 1 मिनट के 600 रुपए तक के चार्ज चुकाने पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ से आपको कोई भी आवाज नहीं आएगी। जितना लंबा आप ये कॉल खींचेंगे आपका बिल उतना ही बढ़ता जाएगा। जब हमने टेलीकॉम कंपनी से इसके बारे में बातचीत की तो टेलीकॉम कंपनी का कहना था कि आपने प्रीमियम सर्विसेज का इस्तेमाल किया है और आपको ये बिल चुकाना पड़ेगा। तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नंबर से आपको मिस कॉल आती है तो उस पर कॉल बैक करने से पहले एक बार विचार जरूर कर ले, नहीं तो आप बिल शॉक का शिकार हो सकते हैं। कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड को गोलमाल करने वाली कंपनियों पर सरकार सख्त कार्रवाई करने वाली है। हमें जानकारी मिली है कि श्रम मंत्रालय ने सभी रीजनल कमिश्नर्स को खास मुहिम के तहत ऐसी कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खबर पर पूरी जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी दीपाली नंदा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ का नियम क्या कहता है। ईपीएफओ का नियम है कि अगर किसी भी कंपनी में 20 से ज्यादा कर्मचारी है तो वो कंपनी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड के तौर पर जमा कराएगी और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर है उसे भी उतना ही अमाउंट पीएफ में जमा कराना होगा। तो नियम ये है, लेकिन श्रम मंत्रालय को ढेरों इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं जिसमें ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि देश में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्रोविडेंट फंड की चोरी कर रही हैं। तो ये चोरी किस तरह से होती है कि कर्मचारी की सैलरी का हिस्सा तो प्रोविडेंट फंड के तौर पर काटा जा रहा है लेकिन ईपीएफओ में जमा नहीं कराया जा रहा है। तो इन्हीं तमाम शिकायतों के मद्देनजर अब एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है श्रम मंत्रालय की तरफ से। सभी रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके एरिया में अगर कोई इस तरह की कंपनी है तो उसकी जल्द से जल्द पहचान की जाए और उसके खिलाफ ईपीएफओ के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाए। मैं आपको बता दूं कि बीते 3 महीनों का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि इस तरह की अब तक बीते 3 महीनों में 500 से ज्यादा कंपनियां हैं जिनको नोटिस दिया गया है और सबसे बड़ी वजह नोटिस के पीछे यही पाई गई है कि वो कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड काट रहे हैं लेकिन ईपीएफओ में जमा नहीं करा रहे हैं। तो अगले 1 से 1.5 महीने तक ये पूरा जो ड्राइव है उसको चलाया जाएगा और इसकी पूरी रिपोर्ट खुद श्रम मंत्रालय को सौंपी जाएगी रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स की तरफ से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की टीम अब संभल जाएगी। यूपी के संभल में काफी पुराना शिव मंदिर और कुआं मिला है जिसके बाद मामला सुर्खियों में बना हुआ है। अब मंदिर और कुएं की जांच एएसआई करेगी। जांच के लिए गुरुवार को एएसआई की टीम संभल पहुंचेगी। एएसआई की टीम पहले मिले शिव मंदिर और कुएं का सर्वे करेगी। इस सर्वे के जरिए एएसआई जानने की कोशिश करेगी कि ये मंदिर और कुआं कितना पुराना है। किसानों ने आज से 3 घंटे ट्रेन रोकी और शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के चलते आज किसानों ने 48 जगहों पर धरना दिया। दोपहर 12 बजे से 3 घंटे तक सैकड़ों किसान रेलवे ट्रैक पर झंडे लेकर बैठे रहे। 3 बजते ही किसानों ने ट्रैक खाली कर दिए। अमृतसर, जालंधर और होशियारपुर में सबसे ज़्यादा धरने दिए गए। आज रेल रोको के कारण कई मार्गों पर ट्रेन की आवाजाही थम गई। किसानों के प्रदर्शन से करीब 60 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। शान पंजाब एक्सप्रेस, कर्मभूमि एक्सप्रेस, सियालदा एक्सप्रेस और दादर एक्सप्रेस सहित 4 यात्री ट्रेनें लुधियाना स्टेशन पर खड़ी रहीं। फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून सहित अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंखें अनमोल हैं, बेशकीमती हैं, लेकिन अगर उनके इलाज में पैसे आड़े आ जाएं तो जिंदगियां अंधेरे में चली जाती हैं। हर साल कई हजार लोगों की आंखों को रोशन करता है अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल। लोगों के इलाज के साथ साथ महिला सशक्तिकरण में भी अखंड ज्योति की अहम भूमिका है। अखंड ज्योति यूपी, बिहार में 2005 से निःशुल्क सेवा दे रहा है। क्या है इस इनिशिएटिव के पीछे की सोच, जानने के लिए हॉस्पिटल के संस्थापक मृत्युंजय कुमार तिवारी से खास बातचीत की संवाददाता अंशिता त्रिपाठी ने। आंखों के अंधेपन के साथ साथ समाज के विचारों और मन के अंधेपन को दूर कर रहा है अखंड ज्योति हॉस्पिटल। ये सिर्फ एक आई हॉस्पिटल नहीं है बल्कि एक इनइक्वालिटी और पितृसत्ता के खिलाफ एक जंग है। विमेन एम्पावरमेंट में अखंड ज्योति की एक बड़ी भागीदारी है। पूरे दुनिया में रूरल एरियाज को केटर करने वाला सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल बन गया है अखंड ज्योति।
हमारे साथ आज हैं मृत्युंजय तिवारी जी, जो कि फाउंडर हैं अखंड ज्योति के। सर नमस्ते, CNBC आवाज़ में आपका स्वागत है। ये जो पूरा इनिशिएटिव है आपका, इसके पीछे क्या पर्पस रहा, क्या है ये पूरा इनिशिएटिव, आप प्लीज़ बताएं। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल, जैसे कि आपने बताया कि महज एक आई हॉस्पिटल नहीं है। इसका उद्देश्य जो है जेंडर इनइक्वालिटी और साथ में जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो बालिकाएं हैं उनको आगे बढ़ा के उनको नेतृत्व में लाने का एक प्रयास है, ताकि वो समाज के लिए एक सोशल चेंज एजेंट बन पाएँ, समाज के लिए एक रोल मॉडल जो है बन पाएँ। 70% जो है समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र में है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ज़्यादातर अर्बन क्षेत्र में है। ये डिस्पैरिटी को देखते हुए ही जो है हम लोगों ने संकल्प लिया कि क्या हम ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होके लार्ज स्केल पे, एक बड़े पैमाने पे क्या हम अंधापन दूर करने का प्रयास करें। और इसलिए हमने संकल्प लिया कि हमारे 3 आधारभूत रहेंगे। पहला कि जो है हम सिर्फ नेत्र चिकित्सा में रहेंगे, इसलिए कि नेत्र चिकित्सा के जरिए हम लोगों को रोजगार, उनकी जीविका लौटा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये महज जो है एक छोटा सा 5 मिनट का ऑपरेशन के बाद एक व्यक्ति अपने जीवन के कार्यों में वापस जो है निपुण हो सकता है। इसमें बार बार इसमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए हमने जो है नेत्र चिकित्सा को एक माध्यम चुना, जिस माध्यम से हम लोगों को न सिर्फ दृष्टि दें, नज़र दें, बल्कि उनकी नज़रिया भी बदलें, उनके सोचने का दृष्टिकोण भी जो है बदलें। साथ ही साथ ये भी बहुत ही स्पष्ट था कि नेत्र चिकित्सा जो है अर्बन एरियाज़ में जो है हमारे सिटीज़ में, टाउन्स में ऑलरेडी सर्विस थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हम सर्विस को कैसे आगे बढ़ाएं, ये हमारा फोकस एरिया बन गया। और इसीलिए दूसरा जो हमारा पिलर स्तंभ रहा कि हम सिर्फ ग्रामीण और ट्राइबल क्षेत्र में ही काम करेंगे। हम वहीं काम करेंगे जहां सर्विस नहीं है। और एक हमारा इंग्लिश में कहते हैं कि वर्किंग वेयर इट रियली मैटर्स और रीचिंग द अनरीच्ड। जहाँ तक कोई नहीं पहुँचता है वहाँ तक हम पहुँचें, यही अखंड ज्योति का संकल्प रहा। और इसी के आधार पे ग्रामीण और ट्राइबल एरिया का हम लोगों ने चयन किया। पर जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जब भ्रमण करते हैं, जाते हैं, तो आपको नेत्र का जो समस्याएं हैं, जो अंधापन है और जो आपका पॉवर्टी है, जो लोग आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, ये तो एक दूसरे से तो बहुत ही क्लोजली लिंक्ड हैं ही। पर वहाँ पे पितृसत्ता भी पाया गया। वहाँ भी पाया गया कि महिलाएं पीछे हैं। बच्चियों को चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे मौके के दृष्टिकोण से हो, चाहे सोशली हो, फाइनेंशियली हो, वो एक सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन रहा। लेबर पार्टिसिपेशन रेट भी उनकी काफ़ी कम रही। इस दृष्टिकोण से अखंड ज्योति ने ये ठाना कि हमारा एंड गोल तो महिला सशक्तिकरण ही रहेगा, लेकिन शायद इसको करने के लिए नेत्र चिकित्सा के माध्यम से हम इसको करें। और इन्हीं 3 पावदानों से नेत्र चिकित्सा जो है ग्रामीण क्षेत्र में काम करना और महिला सशक्तिकरण से हमारा फुटबॉल टू आईबॉल प्रोग्राम का जो है जन्म हुआ। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।